Welcome to Boost I Species. Today's lecture is दिल्ली सल्तनत. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मोहम्मद गौरी आते हैं और नॉर्थन इंडिया के पार्ट्स को वो कॉन्कर करते हैं, जीतते हैं और वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को वो लीडरशिप देते हैं कि आप तब तक इस नॉर्थन एरिया के जो इंडिया के उन्होंने जो जीते हैं वो आप ही उनकी लीडरशिप में देखभाल करेंगे. ठीक है. देन क्या होता है जो दिल्ली सल्तनत होता है ऑफिशियली शुरू होता है 1206 AD से लेके 1290 AD तक, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं सुल्तान्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ये सारे तुर्क थे और इनकी अलग अलग डायनेस्टीज़ अलग अलग टाइम पे आएंगी स्लेव के अंदर. ठीक है. इसलिए कई बार हम इनको बोलते हैं ममलूक सुल्तान ऑफ दिल्ली या तुर्क सुल्तान. ठीक है. सॉरी. तो जो स्लेव डायनेस्टी थी जो पहली, उसके जो फाउंडर थे, फर्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक. 1206 से 1210 तक रहे हैं. ये तुर्क ट्राइब से थे और चाइल्डहुड में इनको ऐबक कहा जाता था. तुर्क ट्राइब ऐबक जो थी उससे बिलोंग करते थे. ठीक है. इनका चाइल्डहुड में क्या होता था, एक काजी थे निशापुर के, उन्होंने इनको खरीदा था. ठीक है. उन्होंने उनको खरीदा था एक काजी से. एक सेकेंड स्ले. हाँ. ही वॉज ब्रॉट बाई द काजी ऑफ निशापुर फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी एज ए स्लेव. इनसे इनको खरीदा गया था स्लेव की तरह. अब वहाँ पे वो काम करते थे. चाइल्डहुड से ही ये कुरान बहुत अच्छी पढ़ते थे, बहुत मेलोडियस टोन में पढ़ते थे, इसलिए इनको कुरान ख्वाह कहा जाने लगा. बाद में जो निशापुर से ये गजनी आते हैं जब गौरी इनको अपने साथ ले आते हैं. फिर इनके टैलेंट और ऑनेस्टी, पैशन, ये सब देखते हुए गौरी को इनकी जो कॉन्फिडेंस में इनको गौरी लेते हैं और इनको इम्पोर्टेंट रोल देंगे. फिर गौरी बाद में इनको प्रमोट करते हैं पोस्ट ऑफ आमिर अखुर. फिर गौरी की डेथ हो जाती है. उसके 3 महीने के बाद जून 1206 AD में इनको गद्दी पे बिठाया जाता है दिल्ली की, और ये स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर बनते हैं. ये अपनी कैपिटल लाहौर को ही रखते हैं और इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया होता है. ये अपने आप को सिर्फ मालिक और सिपह सलाहकार के ही टाइटल लेते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है, जो गौरी के और जो सक्सेसर होते हैं आउटसाइड इंडिया, वो होते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद. तो वो क्या करते हैं 1208 में वो गौरी को एज ए स्लेव से छुटकारा देते हैं. वो ये कह देते हैं कि अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है हमारे स्लेव नहीं है. ठीक है. और वो उनको एक क्या देते हैं, एक लेटर देते हैं, लिबरेशन फ्रॉम गौरीज सक्सेसर जो थे, इनसे इनको एक लेटर भी मिलता है कि नाउ ही इज़ रेड ऑफ स्लेवरी. ठीक है. देन जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बहुत जेनरस पर्सन भी थे, बहुत से लोगों को बहुत वो पैसा डोनेट करते थे. तो उनको एक और टर्म दिया गया लाख बख्श, यानी गिवर ऑफ लैक्स, जो लाखों रुपए बख्शीश दे देता हो, इस टाइप से लाख बख्श. फिर इन्होंने 2 मॉस्क बनाई थी, एक कुवैतुल इस्लाम जो दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है. पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया. इसको स्टार्ट तो इन्होंने कुतुब मीनार भी इन्होंने स्टार्ट कराया था दिल्ली में जो बना है, और इसको बाद में कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने. ठीक है. इसकी जो 4th स्टोरी थी कुतुब मीनार की, वो जो बिजली वगैरह गिरती है तो उससे टूट गई थी, उसको रिबिल्ड किया था फिरोज शाह तुगलक ने. और जो 4th फ्लोर है उसको सही कराने के साथ साथ इन्होंने 5th फ्लोर भी बनवाई थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने. देन कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे उनकी डेथ हो जाती है 1210 AD में, जब वो चौगान यानी मॉडर्न पोलो टाइप एक जो गेम था, घोड़े पे बैठ के जो खेल रहे थे, उससे गिर जाते हैं. तो उनकी डेथ हो जाती है और उनको कहाँ बरी किया गया है, लाहौर में. देन उसके बाद में इल्तुतमिश रिसीव करते हैं अप्रूवल एज ए सुल्तान, नॉट फ्रॉम एनी गौर बट फ्रॉम द खलीफा. उनको खलीफा ही सीधे सुल्तान अपॉइंट करते हैं. तो खलीफा का रिकॉग्निशन लेने वाले ये पहले रूलर थे और इनको टाइटल भी दिया जाता है क्या, सुल्तान आजम.
और इनको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, बिकॉज ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले स्लेव रहे थे, इसलिए स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है। और इल्तुतमिश भी तुर्क थे और ये एल्बरी जो ट्राइब थी ये वहाँ से बिलोंग करते थे। ऐबक ट्राइब से थे। ठीक है। सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं के गवर्नर थे और ये मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ थे जब इन्होंने खोकर का जो रेबिलियन हुआ था 1205 और 1206 AD के टाइम पे, तो उसमें भी इल्तुतमिश ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और इस वार में जो गौरी जो थे उनको पता चल गया था उनको पता चल गया था दैट in the war Gauri was so influenced by the courage and skill of the Aibak that he freed him from slavery. उस वक्त इन्होंने ऐबक को फ्री कर दिया था मोहम्मद गौरी ने। देन मंगोल इन्वेडर चंगेज खां, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इंडिया का था वहाँ से वो जब इल्तुतमिश की टाइमिंग चल रही थी तो वो इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करता है। उसका जो बेटा होता है इसका जो जलालुद्दीन मंगबरनी जो थे, इनके बेटे होते हैं ख्वाजरिम शाह। उनको खोजते खोजते चंगेज खां इंडस रिवर की बैंक तक पहुंच जाता है और वो इंडिया में घुसने की कोशिश करता है। जो जलालुद्दीन मंगबरनी होते हैं वो इल्तुतमिश से कहते हैं कि हमें अपनी मतलब इंडिया वाले पार्ट इंडिया में हमें शरण दे दो, बट इल्तुतमिश होते हैं वो उन्हें पता होता है कि अगर वो इनको शरण दे देंगे जलालुद्दीन मंगबरनी को तो चंगेज खां पक्का इंडिया में एंट्री कर जाएगा और जो स्लेव डायनेस्टी है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि हम उनको रिफ्यूज़ नहीं देंगे। ठीक है। और इससे ये होता है कि इंडिया बच जाती है चंगेज खां जैसे इन्वेडर से, और वो इंडिया के अंदर इन्वेड नहीं करता है। ठीक है। देन जो मंगोल का इन्वेडर वो था जो इंडिया में दोबारा जो आने की कोशिश हुई थी वो कब हुआ था, जब प्रिंस मंगबरनी के टाइम क्या था 1224 की AD के टाइम पे। ठीक है। इस टाइम में उन्होंने कोशिश की थी दोबारा से। सिंपल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक है। देन इल्तुतमिश डिफीट करते हैं हिसामुद्दीन अवाज को राजमहल जो माउंटेन है उनके पास में, और बिहार शरीफ और ब्रग को अपने डायनेस्टी में इंक्लूड कर लेते हैं। देन जो ये थे हवाज ये एक्सेप्ट कर लेते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इल्तुतमिश कि हाँ ठीक है हम आपसे हार जाते हैं ऐसा वाला। देन इल्तुतमिश वहाँ पे अपॉइंट करते हैं मलिक जानी को एज ए सूबेदार ऑफ बिहार। ठीक है। अब इल्तुतमिश ऐसे पहले थे जिन्होंने प्योर अरबिक कॉइन स्टार्ट किए थे सल्तनत पीरियड में इंडिया में, और वो 2 कॉइन अभी भी बहुत फेमस है। सिल्वर का टका था, कॉपर का जीतल जिसको बोलते हैं। ठीक है। और इन्होंने ही ट्रेडिशन स्टार्ट किया था इंस्क्राइबिंग ऑफ द नेम ऑफ टकसाल ऑन द कॉइन, मतलब जिस टकसाल में बने होते थे उसका नाम भी मेंशन होता था कॉइन्स पे। देन इल्तुतमिश थे, इनको खलीफा से सर्टिफिकेट मिला था, हमने देखा था बगदाद के जो खलीफा थे 1229 AD में मिला था। और इस सर्टिफिकेट की वजह से इल्तुतमिश बिकेम ए लेजिटिमेट सुल्तान एंड द दिल्ली सल्तनत एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इनके टाइम से एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। देन इट वॉज ऑल्सो नोन फ्रॉम द इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन, जो इब्न बतूता जो राइटर थे उन्होंने भी लिखा है कि जो इल्तुतमिश हैं इनके 2 स्टैचूज ऑफ लॉयन ऑफ मार्बल इन द फ्रंट ऑफ हिज पैलेस इस्टेब्लिश किए गए थे। इन पे तो जो बेल बनी थी अराउंड इट्स नेक विच एवरीवन कुड रिंग एंड सीक जस्टिस फ्रॉम द सुल्तान। सो जो इब्न बतूता इनके जो इल्तुतमिश के टाइम पे थे उन्होंने एक और डिस्क्रिप्शन दिया है कि इल्तुतमिश बहुत जस्टिस फॉलो करने वाले सुल्तान थे। उन्होंने एक पर अपने पैलेस के बाहर ऐसे 2 बड़ी सी रिंग लगा रखी थी, बेल घंटियाँ, जिनको लोग बजा के, और तो राजा को पता चल जाता था कि कोई जस्टिस के लिए आया है और वो अकॉर्डिंगली जस्टिस डिलीवर करते थे। ठीक है। देन जो इल्तुतमिश थे वो उन्होंने अपॉइंट किए थे ऑफिशियल्स काजी एंड आमिर इदत इन ऑल सिटीज़। तो जो डॉक्टर RP त्रिपाठी हैं जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल सॉवर्निटी इन इंडिया बिगन विद इल्तुतमिश लिखी है। ठीक है। फिर डॉक्टर सर
वल्जुस हैग। इन्होंने बोला इल्तुतमिश वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ स्लेव रूलर्स। देन अकॉर्डिंग टू ईश्वरी प्रसाद, इल्तुतमिश वॉज अनडाउटेडली द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अलग अलग व्यूज़ हैं अलग अलग हिस्टोरियंस के, ठीक है, देख सकते हैं। देन रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 40 AD तक रहती है। फर्स्ट फीमेल रूलर थी मिडिवल इंडिया की। और एज ए इंडिविजुअल इन्होंने वॉयलेट किए थे जो ट्रेडिशनल थे इस्लाम के फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड पॉलिटिकली शी एम्फसाइज द पावर टू बी इन हैंड ऑफ द सुल्तान इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द पावर टू द chiefs and Sardar or thus she supports the principle of absolutist absolutist dominated monarchy of the Iltutmish। ठीक है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। she was and which was the interest of Turkish so that time। ये देख लेते हैं हम। जो तुर्क थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई लेडी उन पर रूल करे, तो वो सारे मिलके हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि उनको कैसे राजगद्दी से हटाया जाए। तो गवर्नर जैसे भटिंडा के मलिक अल्तुनिया ये रिबेल करते हैं रजिया के सुल्तान, और रजिया उनको ओवरथ्रो भी करती हैं, और यही आगे चल के और भी इश्यूज क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फाइनली ये लोग रजिया को हटा भी देते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा अभी हमारे लिए ना जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला आएगा वो इम्पोर्टेंट है, बट ठीक है, थोड़ा हमें पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। देन गयासुद्दीन बलबन का टाइमिंग आती है, जिनको हम फेमसली सिर्फ सुल्तान बलबन कहते हैं। इनका टाइमिंग था 1266 से लेकर 1286 AD तक एज ए सुल्तान। इनको उलुग खां भी बोला जाता है। इल्तुतमिश की तरह ये भी एल्बरी तुर्क थे। इन्होंने नई डायनेस्टी बनाई थी, बलबन डायनेस्टी। बलबन को वॉज कॉट बाय मंगोल्स इन हिज चाइल्डहुड। बलबन जब छोटे थे तो उन मंगोल्स ने इनको पकड़ लिया था और इनको बेच दिया था गजनी के खिजवा जमाउद्दीन जो रेजिडेंट थे बसरा के वहाँ। सो फिर इनको दिल्ली लाया गया 1232 AD में, जहाँ इल्तुतमिश उनको लाते हैं, इल्तुतमिश के साथ ही आते हैं 1233 AD आफ्टर ग्वालियर विक्ट्री, तभी इल्तुतमिश के साथ हो जाते हैं। ये भी काफ़ी एबिलिटी वाले होते हैं, इनमें भी कई सारी एबिलिटीज़ होती हैं, अच्छे फाइटर होते हैं। तो इल्तुतमिश इनसे भी खुश होकर इनको एक टाइटल देते हैं, खासदार का टाइटल, ठीक है। तो जो ड्यूरिंग द रेन ऑफ रजिया ही अर्न द रैंक ऑफ आमिर शिखर। रजिया के टाइम से ये फेमस होने लगे थे, तो इनको आमिर शिखर की जो उपाधि थी वो दी गई थी। फिर जब रजिया के अगेन जब कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी तो ये तुर्क से ही मिले हुए थे, ठीक है। देन बहराम शाह जो थे, ऑब्वियसली जब रजिया को हटा दिया जाता है तो बहराम शाह सुल्तान बनते हैं, और वो बलबन की इन चीज़ों से खुश होकर वो बलबन को और बड़ा टाइटल देते हैं जिसको बोलते हैं आमिर आखुर, ठीक है। फिर ड्यू टू द ग्रेस ऑफ द बदरुद्दीन रूमी ही गॉट द जागीर ऑफ रेवाड़ी। इनको रेवाड़ी की जागीर भी मिलती है। देन अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बनते हैं फिर विद द हेल्प ऑफ तुर्किश आमिर, इन विच बलबन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। बलबन का जो स्टेट है, जो रोल है दिल्ली सल्तनत में, वो बढ़ता जा रहा है, तभी तो पूरी बलबन डायनेस्टी बाद में इस्टेब्लिश करेंगे। सो बाद में उनको सूबेदारी मिलती है हंसी की भी। फिर बलबन क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं सुल्तान नसरुद्दीन शाह इन 1249 AD में। इन दिस ओकेजन ही वॉज गिवन टाइटल उलुग खां एंड द पोस्ट ऑफ नायाब ममलिकत, ठीक है। फिर जो बलबन होता है वो खुद दिल्ली के गद्दी पे बैठता है 1266 AD में, और बलबन बहुत ही डेस्पोटिक रूलर था। वो पॉलिसी फॉलो करते हैं ब्लड एंड आयरन की, और जिसमें दो फीचर उनके रूल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहले बात ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक थे, वो सिर्फ अपनी ही सुनते थे, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते थे। देन ही क्रिएटेड हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड बाय द पॉपुलर हीरोज ऑफ पर्शिया। द किंग वॉज कंसिडर्ड एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। इसलिए राजा को बोला जाता था नियामत खुदाई, मतलब वो खुदा का यानी गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है धरती पर। तो सो इस तरीके से ही वॉज द ओनली आफ्टर द प्रॉफिट इन द प्राइड एंड प्रोडिजीज। मतलब अब सिर्फ प्रॉफिट ही बचे थे
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कौन था आ गया था, किंग हो गया था, यानी बलबन हो गया था, जिस तरीके की उसने पॉलिसी बनाई थी उसके हिसाब से। देन जिले इलाही और जिले इला यानी रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, ये उसने अपने आप को टाइटल भी दिया था। और वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने थ्योरी ऑफ स्टेट स्टैब्लिश की थी। जो इन्होंने अपने सन जो बुरगा खान, उनको बोला था द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज़ ए लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है। फिर बलबन ने बहुत सारे ईरानियन एम्परर्स के जो ट्रेडिशंस थे उनको अपने कोर्ट में भी स्टार्ट कराया। जैसे जो सिजदा था, पैबोश था। सिजदा ये होता है जिसमें सुल्तान को बहुत ही एकदम झुके हुए तरीके से सैल्यूट किया जाता है। पैबोश में सुल्तान के से कदमों को चूमा जाता टाइप, वैसे वाली जो ईरानियन में एम्परर्स फॉलो करते थे। और उनके कोर्ट में एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी, पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज़, वो हर साल बहुत ही खुशी से मनाया जाता था। फिर बलबन ने एक मिलिट्री के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको कहते थे दीवाने अर्ज, क्योंकि उसके वक्त जो मंगोल्स थे वो बार बार बाउंड्रीज पे आते थे, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया था जो मिलिट्री को कंसोलिडेट करके रखे और उसको स्ट्रांग बनाया। और बलबन ने मिलिट्री मिनिस्टर जो बनाया था उसका नाम था इमाद ए मुल्क, हु वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, जिसको दीवाने अर्ज बनाया गया था, ये नाम है उनका। ठीक है। ही केप्ट हिम फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द वजीर सो दैट ही डिड नॉट लैक वेल्थ। उनको कई तरीके की फ्रीडम थी, इकोनॉमिक कंट्रोल उनके ऊपर कम था, ताकि वो उन पर कभी भी मिलिट्री को मेंटेन करने में इकोनॉमिक वेल्थ की कभी भी लैक ना हो, कमी ना हो, उन पर कोई भी कंस्ट्रेंट ना पड़े। सो दिस इज़ इट। अच्छा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।